नर्क अग्नि द हेल फायर पार्ट 9। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना है तो पहले उन्हें सुन लें, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा जी से मिलने के बाद से ही कहीं कुछ अजीब सा होने लगा था मेरे साथ। अब अक्सर ही ऐसा लगने लगा था जैसे हर वक्त कोई मुझे देख रहा हो। हवा भी सरसराती तो ऐसा लगता जैसे कानों में कोई सरगोशी सी कर गया और मैं चौंक जाती। क्षण भर के लिए भी पलकें बंद करूं तो आंखों के आगे किसी अग्निकांड का सा दृश्य सजीव हो जाता। कहीं भीड़ वाली जगह पर जाऊं तो ऐसा लगता जैसे कि हर किसी की आंखें बस मुझे ही घूर रही है। कई बार ये भ्रम इतना तीव्र होता था कि मैं भीड़ से आंखें तक चुराने लगती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। समर के अलावा दुनिया में मेरा कोई था भी नहीं जिससे ये सब बातें मैं साझा करती, और उससे इन बातों का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इन सब मामलों में ठीक मेरे विपरीत सोच रखता था। उसे शगुन अपशगुन, ईश्वर का इशारा या अनहोनी का आभास जैसी चीज़ों पर बहुत विश्वास था। ना, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह अंधविश्वासी था, बल्कि इन सब चीज़ों को वो सिक्स सेंस का नाम दिया करता था। उसका मानना था कि भविष्य में घटने वाली हर घटना का वर्तमान में कहीं न कहीं कोई इशारा जरूर मिलता है, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। जैसे कि कई बार किसी काम को शुरू करने से पहले अंदर से, हमारे अंतर्मन से एक आवाज़ सी आती है कि फलाना काम मत करो, और हम उसे अनसुना कर वो काम करते हैं। और 99% मामलों में मैंने लोगों को पछताते देखा है, और तो और उनको ये मानते भी देखा है कि उनका मन कह रहा था कि फलाना काम मत करो, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया और अब पछता रहा है। शायद आप में से भी किसी न किसी के साथ कभी न कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा, और अगर कभी ऐसा कुछ आपने भी महसूस किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं, माया मैडम को। ये छठी इंद्रिय हर प्राणी के अंदर सुषुप्त अवस्था में होती है। अब ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके वजूद को वैसे ही नकार कर सुलाए रखते हैं या फिर उन्हें जागने देते हैं। मैंने समर को कॉल किया और 2 रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हो गई। सामने से छोटी सी हुंकार की आवाज आई। समर कॉल रिसीव करके कभी भी हेलो नहीं कहता था। उसका कहना था, नंबर सेव्ड है, हमें पता है कि सामने कौन है, तो अजनबियों जैसे हेलो क्यों कहना। सही है बंदा। समर क्या कर रहा है, मैंने सवाल किया। थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करें, उसने बगैर किसी औपचारिकता के कहा। यार समर, अभी बात करनी थी, तभी तो अभी कॉल किया ना। बाद में बात करनी होती तो बाद में कॉल करती ना, जाने मन, मैंने चिढ़कर कहा। ओह अच्छा, बोल फिर क्या बात करनी है। उसने पहली बार कॉल पर ध्यान दिया था। शायद वो सच में व्यस्त था, क्योंकि इसके बाद किसी भारी से सामान को एक तरफ खिसकाने की आवाज़ सुनी मैंने। तो सच में व्यस्त है, क्या कर रहा है तू? अरे यार, वो लाइब्रेरी के पुरानी किताबों वाले सेक्शन को ना ऐसे ही एकदम लापरवाह सा छोड़ दिया है सबने। उसे ही कल ठीक ठाक कर रहा था, और गेस व्हाट, मुझे क्या मिला वहाँ? उत्तेजना में डूबी आवाज़ में समर ने ऐसे पूछा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मुझे पक्का लगता है कि ये बताते समय वह उछलकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ होगा। क्या मिला? मैंने भी अपनी रुचि दिखाते हुए उसी के लहजे में पूछा। एक बहुत ही पुरानी मतलब कैसे बताऊं तुझे कितनी पुरानी, बस यूं समझ ले शताब्दियों पुरानी किताब है। इस वक्त सही शब्द नहीं सूझने के कारण शायद वह झुंझला रहा था। क्या सच में? मैंने भी हैरान होते हुए पूछा। हाँ यार, और दुख तो ये है कि बहुत ज्यादा खराब हालत में है, और तू तो जानती है ना। हाँ, तू डॉक्टर है किताबों का ना, किताबों का मसीहा, मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। मैं सच में उसे इस वक्त तो कम से कम व्यस्त नहीं देखना चाहती थी। हा,
तो मैंने वो किताब घर ले आई और अब उसी की शल्य चिकित्सा चल रही है। उसने कहा, ओह, तब तो तू सच में बहुत व्यस्त है, शाम में भी नहीं मिलेगा। मैंने आंखें कस के भींच ली थी और न सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। अरे मेरी मिस्टीरियस माया, मिलूंगा ना, बिल्कुल मिलूंगा, डिनर में मिलता हूँ ना। ओके, चिकन पकाऊं? मैंने झट से आंखें खोली और चहकते हुए पूछा। 2-4 बातें कर लीजिए उससे, बेचारा खुद ही पक जाएगा। हा हा हा, तेरी मेहनत भी बच जाएगी। वह खिलखिलाकर हंसा। हे, वेरी फनी। चल फिर रखती हूँ, तू डिनर में मिल। और हाँ, जानता हूँ चुड़ैल, हेलमेट पहन लूंगा, वरना पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। प्रवचन सुना सुनाकर पहले तू ही मेरे कानों से खून निकाल देना। पक्का वो ये कहते हुए अपने बालों में उंगलियां फिरा रहा होगा। हेलमेट पहनने के नाम पर उसकी रुलाई निकल जाती थी, क्योंकि हेलमेट उतारने के बाद बालों का क्या हाल होता है ये तो सबको पता ही होगा। पर क्या है ना कि सर बचेगा तो बाल भी सलामत रहेंगे, जब सर ही नहीं रहेगा तब। नो समर, मजाक नहीं। मैंने बहुतों की जान सिर्फ हेलमेट की वजह से बचते भी देखा है और जान जाते भी देखा है। सो प्लीज इस मामले में कोई लापरवाही नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। उफ, हो गया तेरा। अब कॉल डिस्कनेक्ट करेगी तो मैं बाकी का बचा हुआ काम निपटाऊंगा, फिर शाम को मिलूंगा ना। ओह हाँ, ध्यान रख फिर। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मार्केट जाने की तैयारी करने लगी। समर को विशेषकर 2 चीजों में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक उसके रेशमी बालों के साथ छेड़खानी और दूसरी किताबों की तरफ से बेध्यानी। वो बस पागल हो जाता था। मार्केट जाने के नाम से ही मुझे सिहरन सी हो आई थी। फिर से वही सब महसूस करना बहुत भारी जान पड़ रहा था, लेकिन किसी हद तक मेरा दिमाग मुझे ये भी समझा रहा था कि वो सब भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। सो मैंने एक गहरी निश्वास छोड़ी और थैला उठाकर घर से बाहर निकल गई। शाम में खाना पकाने के लिए गैस जलाया। फिर से वही बेचैनी। मैंने सारे एहसासों को दरकिनार किया और खुद को समझाया, जस्ट इग्नोर इट माया, ये सब बस तेरा भ्रम मात्र है। मैंने जल्दी जल्दी किसी तरह से खाना पकाया और फिर समर की प्रतीक्षा करने लगी। वक्त जैसे थम सा गया था। मैंने घड़ी में समय देखा। वक्त जैसे थम सा गया था। मैंने घड़ी में समय देखा, अभी केवल शाम के 5 बजे थे। समर 7 बजे के पहले तो हरगिज भी नहीं आने वाला था। ऊब कर मैं खिड़की के सामने आ खड़ी हुई और बाहर सड़क की तरफ देखने लगी। बाहर का नजारा करते अचानक ही मेरा ध्यान एक बात पर गया और मैं बुरी तरह से चौंक गई। ये भी मेरा भ्रम था या एक एक करके ढेर सारे आवारा कुत्ते मेरे ही घर के सामने जमा हो रहे थे और मेरी खिड़की की तरफ ही मुंह उठाए खड़े होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले के सारे कुत्ते आज किसी तरह का कोई धरना करने यहाँ आकर जमा हो गए हैं। ओह, लगता है मांस की गंध इन्हें यहाँ तक खींच लाई है। मैं स्वयं को तसल्ली सी देती हुई खिड़की से हटकर बिस्तर पर आ बैठी। वहां खड़े रहकर उन कुत्तों को अपनी तरफ घूरते देखना बड़ा अजीब सा लगता ना। दिमाग में दिन वाला वाकया घूम गया। जब मैं मार्केट जा रही थी तब भी ऐसा ही कुछ घटा था मेरे साथ। कुछ कुत्ते झुंड में जमा होकर मुझे घूरते हुए मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। तब मुझे इस बात ने उतना हैरान नहीं किया था, लेकिन फिर अब ये खिड़की वाली बात, दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थी और मेरी उंगली फिर से मेरे दांतों के बीच पहुंच गई थी। 2 क्षण ऐसे ही बीते, फिर मैंने अपनी दोनों हथेलियां आपस में जोड़ी और आंखें बंद कर ली। मैंने मन ही मन गायत्री मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।